नमस्कार। जेच एजुकेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने अक्टूबर 2023 को कवर किया था। आज अक्टूबर 2024 के न्यूज़ को हम लोग कवर करेंगे। उन न्यूज़ को जो बिहार में से रिलेटेड है, यानी बिहार में नवंबर 2024 23 में जो जो न्यूज़ हुए थे, जो जो घटनाएं हुई थी, उन सभी घटना को हम लोग कवर करेंगे। तो नवंबर 2023 में देखिए कौन कौन से ऐसे प्रमुख घटनाएं बिहार में हुई थी और इसको हम लोग कवर करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया हुआ है कि मंथ बाय मंथ ही करंट अफेयर्स के वीडियो को अपलोड किए जाएंगे चैनल पे, ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को कभी भी देखने में दिक्कत ना हो, वो एक सीरीज को एक लाइन से देख सके। यही पॉलिसी हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए भी करेंगे। उसमें भी अक्टूबर 23, नवंबर 23, 24, दिसंबर 2023 ऐसे करके हम लोग मंथ बाय मंथ कवर करेंगे। इससे क्या होगा कि किसी भी स्टूडेंट के सामने वो प्लेलिस्ट होगा और उस प्लेलिस्ट को क्लिक करके स्टूडेंट चाहे तो बड़े आसानी से मंथ बाय मंथ पूरे ईयर को कवर कर सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि ये 70वीं बीपीएससी पे बेसिकली हम लोग फोकस कर रहे हैं मुख्य रूप से, कि 70वीं बीपीएससी को हम लोग कवर करें। लेकिन साथ साथ हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि बिहार टीचर रिक्रूटमेंट का जो एग्ज़ाम होता है, बिहार दरोगा यानी बिहार एसआई और बिहार एसएससी, इन सभी एग्ज़ाम को भी करंट अफेयर्स में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि नवंबर 2023 में कौन कौन सी घटनाएं हुई है। तो नवंबर 2023 में दुर्गा सिंह, जो कि बिहार के गोपालगंज की है, ये चर्चा में रही है। देखिए, तो दुर्गा सिंह कहाँ पे चर्चा में रही है? तो बिहार में 38वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में 38वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था और इसमें बिहार के गोपालगंज जिले के, ठीक है, बिहार के गोपालगंज जिले के की दुर्गा सिंह है और इसने अंडर 18 में, ठीक है, स्कूली छात्रा है अभी ये, अंडर 18 के दौड़ प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता है। गोपालगंज की दुर्गा सिंह के द्वारा जीता गया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 7 से लेकर के 9 नवंबर के बीच नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। अंडर 18 वाले वर्ग में 1500 मीटर में दुर्गा ने ये स्वर्ण जीता है। वाकई में दुर्गा है, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इस साल अगर देखेंगे तो खिलाड़ियों ने 11 पदक अपने अपने नाम किए हैं, बिहार के खिलाड़ियों ने। और उनमें से देखिए, यानी कि बिहार अब जो जूनियर वर्ग में है उसमें बिहार उभर रहा है और यही जूनियर जब सीनियर के रूप में खेलने जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से बिहार के लिए बहुत सारे मेडल्स लेकर के आएंगे। तो 11 पदक अपने नाम की है, जिसमें से 6 पदक स्वर्ण पदक शामिल है। बिहार ने जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जो कि कोयम्बटूर में, यानी तमिलनाडु के कोयम्बटूर में नवंबर में आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हम लोग। अगला जो न्यूज़ है, न्यूज़ नंबर 2 है, वो है बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ा। हालांकि जिस समय मैं ये आपको ये करा रहा हूं, आपको एक चीज़ बता दूं कि जून के महीना के तीसरे सप्ताह में अभी पटना हाईकोर्ट के डबल बेंच जज की डिसीजन एक आई है, जिसके तहत इन आरक्षण के जो दायरे को बिहार सरकार ने बढ़ाया है उस पर रोक लगा दी गई है। पटना हाईकोर्ट के एक डबल बेंच के जजों के डबल बेंच के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा बिहार सरकार के इस निर्णय पे आपत्ति जताते हुए कुछ लोग हाईकोर्ट पहुंचे थे और हाईकोर्ट ने इस डिसीजन पे रोक लगाते हुए कहा है कि किसी भी हाल में 50% से आरक्षण अधिक नहीं होना चाहिए। जो 10% जो आर्थिक आधार पर आरक्षण है वो इस दायरे में नहीं आता है 50% वाले में, लेकिन किसी भी हाल में 50% क्रॉस नहीं करना चाहिए। जाति के आधार पर जो आरक्षण है वो 50% क्रॉस नहीं करना चाहिए। बात पटना हाईकोर्ट के डबल बेंच ने अभी कही है। लेकिन ये चूंकि नवंबर का न्यूज है तो आइए हम लोग नवंबर के न्यूज को देखते हैं। तो बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाया था और कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी थी और इसके साथ ही 65% जो आरक्षण का बिल पास हो गया था। तो 65% और प्लस 10% जो है, इस तरह से बिहार में टोटल 75% जो सीटें हैं, वो चाहे वो नौकरी के विभिन्न पद हो, चाहे विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में हो, इन सभी में एडमिशन और उसके बाद जाकर के जॉब, दोनों में रिजर्वेशन अगर देखें तो इसकी सीमा बढ़कर के 75% हो गई थी। अब उसके बाद जाकर के 75% हो गई थी, जिसमें अगर बिहार सरकार की नीति के अकॉर्डिंग देखें उस 75% में बिहार और भारत सरकार की, तो बिहार सरकार के अकॉर्डिंग अनुसूचित जाति यानी एससी को 20% दिया गया था इसमें, और 2% जो है वो एसटी को दिया गया था। उसके बाद जाकर के ईबीसी को 25% और उसके बाद बीसी को 18%। उसके बाद जाकर के जो
10% है वो सीट उन लोगों के लिए है जो उसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़े। और 35% जो सीटें हैं, मतलब दोनों मिला करके 35%, यानी कि 75% रिजर्वेशन का दायरा पहुंच चुका था। हालांकि इस पे अभी जून महीने के तीसरे सप्ताह में पटना हाईकोर्ट के डबल बेंच के द्वारा रोक लगाई गई है। आगे बढ़ते हम लोग न्यूज नंबर 3 की तरफ, और न्यूज नंबर 3 आपके सामने है युसरा फातिमा। ये बच्ची जो है युसरा फातिमा की अगर बात करें तो सिवान जिले की है, और सिवान जिले की युसरा फातिमा एक छोटी सी बच्ची है जिसने हिंदी काव्य पुस्तक लिखने वाली किशोरी बन गई है। और इसने 4 हिंदी काव्य पुस्तक लिखी। 8 साल से कविता लिख रही है, छोटी सी थी तब से कविता लिख रही है ये युसरा फातिमा। तो युसरा फातिमा सबसे कम उम्र में सबसे अधिक हिंदी काव्य पुस्तक लिखने वाली किशोरी बन चुकी है, और इसके लिए इसने इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड 2023 में अपना नाम दर्ज कराया है। इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड 2023 में इसने अपना नाम दर्ज कराया है। युसरा की अगर हम लोग बात करें तो युसरा जो है वो सिवान जिले के बरहड़िया ब्लॉक की है, ठीक है। सिवान जिले में बरहड़िया प्रखंड यानी बरहड़िया ब्लॉक है, जहाँ पे एक गांव है तेतहली गांव, वहां की है युसरा। और युसरा 15 साल 6 महीने की उम्र में इसने अभी तक 4 काव्य रचना लिखी है। आप सोच करके देख लीजिए कि 15 साल की उम्र में तो लोग इधर उधर से लेकर के कविता शायरी पेस्ट करते रहते, कॉपी पेस्ट, और इसने 4 काव्य रचना की पुस्तक लिख दी है। कितनी बड़ी बात है, सिर्फ 8 साल की उम्र से ही ये कविता लिख रही है। और उसकी जो पहली कविता है की जो पुस्तिका है वो 12 साल की उम्र में प्रकाशित हुई थी युसरा फातिमा की। युसरा फातिमा ने अभी तक जो 4 काव्य पुस्तकें लिखी है वो है जज्बा, मेरे हिस्से की कोशिश, शाम और तन्हाई, और उसके बाद बेरुखी। ये 4 उसके कविताओं की किताब है। और इस तरह से युसरा 15 साल 6 महीने में 4 काव्य पुस्तक रचना करने वाली सबसे कम उम्र की किशोरी का इंडिया रिकॉर्ड यानी इंडिया लेवल पे उसने हिंदी काव्य रचना लिखने का रिकॉर्ड बनाया है इंडिया लेवल पर। कहाँ की है युसरा फातिमा? है सिवान जिले की। आगे बढ़ते हम लोग, न्यूज नंबर 4 आपके सामने है, और न्यूज नंबर आपके 4 आपके सामने है कि बिहार वर्ल्ड फेमस सोनपुर फेयर यानी बिहार का विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला। तो बिहार का जो विश्व प्रसिद्ध जो सोनपुर मेला है वो हरिहर क्षेत्र में आयोजित किया गया है था। और ये आयोजन किया गया था कहाँ पे? 25 नवंबर से लेकर के कब से कब तक? 25 नवंबर से लेकर के 26 दिसंबर 2023 तक 32 दिनों तक ये चला था। और ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, हरिहर क्षेत्र में होता है। आपको पता होगा सोनपुर का जो हरिहर क्षेत्र है वहाँ पे पशु मेला का आयोजन किया जाता है। ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है में से एक है। और उसके बाद जाकर के अगर बात करें तो ये सारण और वैशाली जिले के सीमा के पास है, जहाँ पे गंगा नदी और सोन नदी का संगम होता है, उस जगह पे इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, सोनपुर वैशाली के जिले में है, आपको पता होगा। और बेसिकली ये सारण जिला और वैशाली की सीमा है यहाँ पे, जहाँ पे ये हरिहर क्षेत्र में सोनपुर मेला या हरिहर मेला का आयोजन किया जाता है। स्थानीय लोग इसको छत्तर मेला भी कहते हैं। बेसिकली ये नवंबर महीने में कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। और प्राचीन काल से ही लोग इस मेले में आते थे। मगध साम्राज्य के दौरान भी लोग यहाँ पे पशु, हाथी, घोड़ा वगैरह सब खरीदने आते थे। अब भी प्रतीकात्मक रूप से लोग हाथी, घोड़ा वगैरह सब यहाँ पे बेचने और खरीदने अभी भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए थे हाथी घोड़ा खरीदने के लिए। इतना पुराना है ये सोनपुर मेला। उसके बाद मुगल सम्राट अकबर की बात करें तो अकबर भी यहाँ पे कहा जाता है कि अकबर ने भी यहाँ से खरीदारी की थी। उसके बाद वीर कुंवर सिंह भी घोड़े वगैरह सब यहाँ से खरीदे थे। और उसके बाद सोनपुर मेला से घोड़े और हाथी वगैरह सब इन लोग खरीद करके यहाँ पे ले गए थे। 1803 में रॉबर्ट क्लाइव जो कि ब्रिटिश सेना का वो था, आप लोगों को पता होगा रॉबर्ट क्लाइव की अगर हम लोग बात करें, और जो ब्रिटिश बाद में ये भी बने थे, क्या कहते हैं उसको, ये वाइसराय बने थे या गवर्नर जनरल सॉरी बने थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल बने थे इंडिया में। 1803 में रॉबर्ट क्लाइव भी यहाँ पे आए थे और उन्होंने सोनपुर में अपना एक अस्तबल बनाया था, यानी कि उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे घोड़े खरीद के अच्छे नस्ल वाले इकट्ठा किए थे। ठीक है, सिख गुरु धर्म के गुरु गुरु नानक देव साहब
के भी यहाँ आने का जिक्र मिलता है। तो इस तरह से इस ऐतिहासिक सोनपुर मेला की बात करें, कार्तिक महीने के अगर हम लोग बात करें, नवंबर महीने के कार्तिक पूर्णिमा में इसका आयोजन किया जाता है, यानी कार्तिक पूर्णिमा के समय इसकी शुरुआत की जाती है। और ये गंगा और सोन नदी के संगम पर ये सोनपुर है। 32 दिनों तक ये मेला चला था, जिसकी शुरुआत 25 नवंबर को हुई थी और ये 26 दिसंबर को जाकर के समाप्त हुई। ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। और इसी के बगल में अगर हम लोग देखें तो हरिनाथ मंदिर भी है, बाबा हरिहर नाथ का मंदिर है। और ये एकमात्र इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये हरिहर नाथ जो है यहाँ पे एक ऐसे मंदिर है जहाँ पे संयुक्त रूप से हरि यानी कि भगवान विष्णु और उसके बाद हर यानी कि भगवान शिव, हरि हर यानी कि विष्णु और शिव का एकल मूर्ति है, एकीकृत मूर्ति है यहाँ पे देख लीजिए, जिसमें भगवान शिव और हरि यानी भगवान विष्णु और हर यानी भगवान महादेव दोनों संयुक्त रूप से है। तो इस तरह से हरिहर नाथ जो है वो भगवान शिव और विष्णु की संयुक्त मंदिर के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। इसके अलावा संगम के किनारे पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जहाँ पे ये संगम होता है, वहाँ पे दक्षिणेश्वर काली की भी मूर्ति है, जो कि सुंग के राजाओं के काल का है दक्षिणेश्वर काली की मूर्ति। और वहीं पे क्या है, एक स्तंभ भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद जाकर के रोशनी परवीन, बिहार की बेटियां भी धीरे धीरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन कर रही है। और इसी क्रम में बिहार की एक और बेटी रोशनी परवीन ने सच में एक रोशनी दिखाई है। किशनगंज जिले की है, इनके बारे में पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत खुशी हुई थी और बहुत अच्छा काम कर रही है उस क्षेत्र में ये बच्ची। तो किशनगंज जिले की सामाजिक कार्यकर्ता है ये रोशनी परवीन। और रोशनी परवीन की अगर हम लोग बात करें तो नवंबर में जिनेवा में यानी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में विश्व युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इसमें इनको भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था, क्योंकि इनको स्विट्जरलैंड में इनको बुलाया गया था और विश्व युवा सम्मेलन में इन्होंने भारत का, रोशनी परवीन ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। कहाँ की है, बिहार के एक पिछड़े जिले किशनगंज की, जहाँ पे एजुकेशन में सबसे पिछड़ा हुआ जिला है वहाँ पे। तो विश्व युवा सम्मेलन में सिर्फ 6 युवाओं का पूरी दुनिया से चयन किया गया था और उसमें से रोशनी परवीन भी शामिल थी भारत की तरफ से। और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जिनेवा में इस युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत की तरफ से अकेले इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी रोशनी परवीन। रोशनी परवीन बेसिकली सोशल सेक्टर में काम कर रही है इस क्षेत्र में, जिसमें बाल विवाह को रोकने के लिए ड्रॉप आउट बच्चियां, यानी ऐसे बच्चियां जो स्कूल को छोड़ देती है मजबूरी से, परेशानी से, किसी कारण से, उनको फिर से स्कूल से जोड़ने के लिए जो यूनिसेफ के साथ मिलकर के ये काम कर रही है, यूनाइटेड नेशन का जो चाइल्ड इमरजेंसी फंड है उसके साथ मिलकर के रोशनी परवीन काम कर रही है, जो कि किशनगंज की है। और विश्व युवा सम्मेलन में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इसने नवंबर 2023 में। आगे बढ़ते हैं उसके बाद मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना, बिहार सरकार के, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। इसमें एक्सेप्शन रखा गया है पटना को, यानी पटना के प्रखंड को छोड़ करके जो बाकी बिहार के जितने भी 37 जिले हैं उनके सभी ब्लॉक्स में इसकी शुरुआत की गई है, जिसके तहत क्या किया जाएगा, ऐसे युवा जो बस वगैरह सबको चलवाने में इंटरेस्टेड है, यानी कि परिवहन सेवा राज्य में शुरू करना चाहते हैं अपना, तो उनको बस खरीदने के लिए बिहार सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें पटना जिला को एक्सेप्शन रखा गया, पटना जिले के ब्लॉक को छोड़ करके बाकी 37 जिलों के सभी ब्लॉक में इसको लागू किया गया है, यानी 496 ब्लॉक में इस योजना को लागू किया गया है। और जिसके तहत हर ब्लॉक में से 7 व्यक्तियों का चयन किया जाएगा और इनको बस खरीदने के दौरान 5 लाख रुपये का अनुदान ग्रांट दिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, यानी प्रत्येक 496 ब्लॉक में से हर ब्लॉक में से 7 ऐसे युवाओं का या ऐसे लोगों का को सेलेक्ट किया जाएगा जो बस खरीद के चलवाने में इंटरेस्टेड है, तो उनको 5 लाख रुपया राज्य सरकार अपने तरफ से देगी बस खरीदने के लिए। और इसमें राजधानी पटना के जो ब्लॉक है वो शामिल नहीं है। खरीदे गए वाहन को 5 साल तक आप नहीं बेच सकते हैं, ठीक है, किसी भी हाल में अगर बेचना है तो बिना आपको स्वीकृति लेनी पड़ेगी अनुमंडल पदाधिकारी से, एसडीएम साहब से लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 5 लाख में आपने ले लिया, अपने तरफ से भी मिला करके बस ले लिया और 5 साल से पहले बेच दिए, ठीक है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। बस खरीदने के बाद उसकी जो कागजात होगी उसको डिस्ट्रिक्ट जो ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, डीटीओ है, वहाँ पे जाकर के आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये सारे के सारे प्रोसेस पूरा करने पड़ेंगे।
जिस तरह से अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर बने हैं, ठीक उसी तरह माता जानकी यानी माता सीता की जो जन्मभूमि है और जो बिहार के सीतामढ़ी जिले में है, जिसको पुनौरा धाम कहा जाता है, जहाँ पे ये पुनौरा धाम मंदिर दिख रहे हैं आप, मेरे बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा, तो इसको भी उसी तर्ज पे डेवलप किया जाएगा। यानी जिस तरह से राम जन्मभूमि को, हालांकि उतना बड़ा तो नहीं होगा, उतने बड़े लेवल पे, क्योंकि उसमें बहुत सारे फंड्स लगे हुए थे, पूरे दुनिया देश दुनिया से पैसे आए थे, लेकिन बिहार सरकार ने ये फैसला लिया है कि माता जिस तरह प्रभु श्री राम के जन्मभूमि को डेवलप किया गया और ये उस क्षेत्र के आर्थिक विकास में एक तरह से ग्रोथ इंजन का काम कर रही है, ग्रोथ पोल का काम कर रही है। इसी तरह से सीतामढ़ी में जो माता जानकी का जो जन्मभूमि है, पुनौरा धाम है, उस वहाँ पे एक छोटी सी अभी मंदिर है, बहुत बड़ी मंदिर तो नहीं है। इस पूरे क्षेत्र को डेवलप किया जाएगा ताकि यहाँ पे भी जो श्रद्धालु है वो आ सके और ये राष्ट्रीय मानचित्र में ये स्पष्ट रूप से दिखे कि देखो यहाँ पे भी बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, ताकि श्रद्धालु वगैरह सब आए तो उनको दिक्कत ना हो। तो बिहार सरकार के उस समय जो तत्कालीन जल संसाधन मंत्री थे संजय कुमार झा, उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी कि सीतामढ़ी के जो पुनौरा धाम है यानी माता सीता की जो जन्मभूमि है, उसको भी राम जन्मभूमि की ही तरह विकसित किया जाएगा बिहार के पर्यटन विकास निगम के द्वारा। बिहार के पर्यटन विकास निगम के द्वारा इसे विकसित किया जाएगा। जो स्थानीय परंपरा है, स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि पुनौरा धाम जो है, यहीं पे सीता माता जो है वो मिली थी किनको, राजा जनक को। चूंकि मिथिला में जो मैथिल क्षेत्र है वहाँ पे एक परंपरा रही थी कि जब भी खेती, चूंकि राजा और प्रजा के बीच में बहुत फर्क नहीं होता था, तो जो जनक राजा होते थे, अर्थात जो राजा का पद है, उनको जनक कहा जाता था। और सीता माता के जो पिता थे उनका नाम सिरोध्वज जनक था। तो सिरोध्वज जनक जी के द्वारा क्या किया गया था कि जब पहली कृषि की जाती थी, यानी मानसून जब वर्षा शुरू होती थी और उसके बाद जब पहली खेती शुरू होती थी, तो पहले हल की जुताई औपचारिक रूप से राजा करते थे, पहले हल चलाते थे और उसके बाद जाकर के फिर प्रजा खेती शुरुआत करते थे। इस तरह से राजा का क्या रहता था वहाँ पे, तो राजा जो होते थे वो साधारण लोगों के साथ घुल मिल करके रहते थे। तो उसी दौरान कहा जाता है, जो वहाँ की परंपरा है उसके अनुसार, जब राजा जनक पुनौरा में हल चला रहे थे, यानी कृषि के सीजन की शुरुआत करने जा रहे थे, एग्रीकल्चरल सीजन की शुरुआत करने जा रहे थे, उसी दौरान जो है एक मटका में मिली थी माता सीता, एक मटके में थी, इनको मिले थे और बाद में इन्होंने उस पुत्री का पालन करके बड़ा करके फिर बाद में जाकर के अयोध्या के राजकुमार प्रभु श्री राम से उनका विवाह हुआ था, जैसा कि सारा आप लोगों को कहानी आगे का पता है। तो इस क्षेत्र के लिए बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा पुनौरा धाम जो कि सीतामढ़ी में है, उसको डेवलप करने के लिए 67.39 करोड़ यानी 67 करोड़ 39 लाख रुपए की राशि बिहार पर्यटन विकास के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा दी गई है, ताकि पुनौरा धाम को भी विकसित किया जा सके और राष्ट्रीय मानचित्र में शामिल किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। न्यूज नंबर 8 आपके सामने है। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, मधुबनी जिला जो है वो चर्चा में आया था नवंबर 2023 में। और देखते हैं कि मधुबनी जिला क्यों चर्चा में आया था। तो मधुबनी जिला इसलिए चर्चा में आया था क्योंकि 15 नवंबर 2023 को श्रम संसाधन विभाग यानी बिहार का, अगर आप बात करें तो लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट जो बिहार का है, उसने 15 नवंबर 2023 को आंकड़े जारी किए और उस आंकड़े के अनुसार जो सरकार की जितने भी प्रकार की विभागीय योजना है, डिपार्टमेंटल स्कीम्स होते हैं, उनको लोगों तक सबसे ज़्यादा पहुंचाने में, इफेक्टिव ढंग से पहुंचाने में बिहार का मधुबनी जिला नंबर 1 पे रहा है, दरभंगा सेकेंड रहा है और समस्तीपुर थर्ड पे रहा है। जबकि सबसे नीचे कौन, नालंदा। यानी विभिन्न सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के मामले में सबसे टॉप पे, शीर्ष पे मधुबनी जिला रहा है श्रम संसाधन विभाग के आंकड़ों के अनुसार। दूसरे स्थान पर दरभंगा और तीसरे स्थान पर समस्तीपुर रहा है, जबकि नालंदा 38वें स्थान पर रहा है सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में। अगर देखें तो इसकी शुरुआत श्रम संसाधन विभाग द्वारा ने अगर करें तो रैंकिंग जारी करने का जो काम है, हालांकि 2-3 महीना पहले उसने शुरू कर दिया था, लेकिन रैंकिंग को तैयार करने का, लेकिन अक्टूबर 2023 से इन्होंने रैंकिंग को पब्लिक डोमेन में डालना शुरू कर दिया है। इससे पता चलता रहेगा कि कौन सा जिला सरकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने या लोगों तक, बेनिफिशियरी तक इनको पहुंचाने में बेहतर काम कर रहा है। इससे जिलों को मोटिवेशन मिलेगी। तो मधुबनी जिला ने शीर्ष और नालंदा सबसे नीचे रहा है। न्यूज नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए न्यूज नंबर 9 कौन सा है, तो न्यूज नंबर 9 है फर्स्ट क्लियरेंस ऑफ 46
इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स इन बिहार, यानी बिहार में 46 ऐसे निवेश प्रस्तावों को प्रथम क्लियरेंस, फर्स्ट क्लियरेंस मिल चुका है। और ये क्लियरेंस कब हुआ था? तो 23 देखेंगे तो नवंबर 2023 में बिहार का निवेश प्रोत्साहन परिषद, ठीक है, बिहार का जो बिहार इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल की बैठक हुई थी और इसकी 50वीं बैठक का आयोजन किया गया था। नवंबर 2023 में बिहार निवेश प्रोत्साहन परिषद की 50वीं बैठक हुई थी। इस बैठक के दौरान अगर देखेंगे तो टोटल 46 ऐसे प्रपोजल को फर्स्ट क्लियरेंस मिला है और इसके तहत बिहार में 820 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 820 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, जिसमें 46 अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स है जिनको मंजूरी यानी कि फर्स्ट मंजूरी मिल गई है। इनमें से 14 जो प्रस्ताव है यानी कि सबसे ज़्यादा, यानी आधे से भी ज़्यादा पैसे का, यानी 490 करोड़ के 14 ऐसे प्रपोजल है जिसका संबंध फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से है। यानी बिहार भविष्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का हब बनने जा रहा है, आप ये मान सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण का मतलब होता है कि खाने वाले जो चीज़ें होती है, जैसे आलू होता है तो उसको प्रसंस्कृत करके उसका चिप्स बना लेना, उसके बाद जाकर के जैसे ये है चना है तो उसको प्रसंस्कृत कर करके उसका चनाचूर बना लेना, नमकीन बना करके उसकी पैकेजिंग कर लेना, मखाना का पैकेजिंग कर लेना, आम जैसे है तो उसका जूस निकाल करके उसको बोतल में फ्रूटी बना लेना, इसको कहा जाता है फूड प्रोसेसिंग। इसके अलावा अचार, पापड़ बनाना, खाने पीने की जितनी भी चीज़ें होती है, मक्का का पॉपकॉर्न बना के पैकेट बना लेना, उसका कुरकुरे बनाना, ये सब सारी चीज़ें जो होती है इसको कहा जाता है फूड प्रोसेसिंग। और फूड प्रोसेसिंग बिहार में बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है। एक तो फिर बिहार खुद बहुत बड़ा कंज्यूमर है, दूसरा क्या है कि बिहार में मैन पावर बहुत ज़्यादा है जिसकी, और तीसरा क्या है कि बिहार में एग्रीकल्चरल सपोर्ट, पिछले दिनों बिहार में कृषि विकास हुआ है जिसकी वजह से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को अच्छी मात्रा में अच्छे क्वालिटी का कच्चा माल भी मिल रहा है, रॉ मटेरियल भी मिल रहा है। यानी किसी को अगर वो बनाना है, क्या कहते हैं उसको, पॉपकॉर्न बनाना है तो अच्छे क्वालिटी का मक्का मिल जाएगा। तो इस तरह से बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का बिहार फ्यूचर में हब बनने जा रहा है। तो टोटल इसमें से अगर 820 करोड़ का 46 निवेश प्रस्ताव है, जिसमें से 490 करोड़ का जो टोटल 14 प्रस्ताव है वो सीधे सीधे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित है। जिसमें वैशाली जिले में अगर मेन इन्वेस्टमेंट की बात कर ले तो वैशाली जिले में 102 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके लेडर फुटवेयर फैक्ट्री की स्थापना की जानी है। उसके बाद वैशाली जिले में ही लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउस बनाने की योजना है। उसके बाद हाजीपुर में बिस्कुट एंड केक का यूनिट लगाना है। पटना के पाटलिपुत्र में फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। सॉफ्टवेयर सर्विस के लिए पटना के पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। उसके भागलपुर में और पूर्णिया में इथेनॉल फैक्ट्री लगाए जाने की के लिए ये प्रपोजल है जिसको फर्स्ट क्लियरेंस मिल चुका है निवेश प्रोत्साहन परिषद के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, न्यूज नंबर 10 आपके सामने है और न्यूज नंबर जो 10 आपके सामने वो है कि बिहार सेल्फ रिलायंट इन फिश प्रोडक्शन, यानी बिहार मछली के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। देख रहे हैं तत्कालीन बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बंसी से मछली पकड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे। खैर, बच्चों से लेकर के कहीं यात्रा पे जा रहे थे तो इनको दिखा बच्चे, तो इन्होंने कहा कि लाओ मैं भी मछली पकड़ के दिखाता हूँ। खैर, तो बिहार में प्रत्येक वर्ष जो है अब जाकर के अगर देखें तो बिहार में जो मांग है वो है 8.02 लाख टन मीट्रिक टन, यानी बिहार में जो अभी मांग है मछली की जो मांग है वो मांग है 8.02 लाख मीट्रिक टन। तो 8.02 लाख मीट्रिक टन फिश की डिमांड है बिहार में। उसकी तुलना में बिहार जो है वो 7.62 लाख जो मीट्रिक टन फिश है उसका प्रोडक्शन कर रही है, थोड़ा सा ही कम है अभी। और ये उम्मीद है कि अगले कुछ महीने में ही बिहार जो है वो उतना प्रोडक्शन करने लग जाएगी कि बिहार मछली के मामले में अब आत्मनिर्भर हो जाएगी। तो लगभग अब बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। बिहार में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 6.464 केजी मछली की खपत है। बिहार में सबसे ज़्यादा जो मछली पसंद किए जाते हैं बिहार के लोगों द्वारा वो कतला मछली, जिसको बिहार के लोग भाकुर मछली भी कहते हैं, ऐसे चौड़ी वाली मछली होती है थोड़ी सी, भाकुर। दूसरा जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है वो रोहू मछली को पसंद किया जाता है। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है वो नैनी मछली, जो सफ़ेद टाइप का होता है, रेहू से थोड़ा सा पतला और लंबा होता है, थोड़ा सा हालांकि उसमें कांटा ज़्यादा होता है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो बिहार के लोगों के द्वारा पसंद की जाती है। अब बिहार जो है वो देश
के 4 शीर्ष मछली उत्पादक जिलों में, राज्यों में भी शामिल हो चुका है। तो कुल मिलाकर के ये सब के सब जो है ये नवंबर 2023 के न्यूज़ थे। इस तरह से हम लोगों ने नवंबर 2023 को बिहार करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है, जैसे कि हम लोगों ने सितंबर, अक्टूबर और ये नवंबर कवर किया है। अब अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग दिसंबर 2024 को बिहार करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इस तरह से 17वीं बीपीएससी तक लगातार ये सीरीज चलेगी और हम लोग ये जल्दी जल्दी इसको पूरा करके बिहार करंट अफेयर्स पूरा कर लेंगे, ताकि नेशनल और इंटरनेशनल को भी मंथली वाइज जो हम लोग कराएंगे उसके लिए भी हमारे पास समय हो। ठीक है, तो एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, उनको भी इन्फॉर्म कीजिए कि इस तरह की एक सीरीज चलाई जा रही है। और पिछले वर्षों का भी अनुभव जो मेरा रहा है, मैंने करंट अफेयर्स आपको बता दूं कि बीपीएससी के कई सारे सिविल सर्विसेज के टॉप संस्थानों में मैं रेगुलर रूप से एसे राइटिंग, ज्योग्राफी और करंट की क्लासेस ले रहा हूं। तो ठीक ठाक रिकॉर्ड रहा है मेरा, क्लास नोट से भी क्वेश्चन आते रहे। तो एक बार आप सभी लोग सेशन को भी लाइक कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाइए आप लोग। वहां पे जाकर के इंस्टाग्राम पे जेएच एजुकेशन को आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वहां पे आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिससे जुड़ करके आप इन सभी एग्जाम या और भी बहुत सारे जो कंटेंट है उनके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल का भी वहां पे लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे जाकर के आप मुझे क्या कर सकते हैं, आप वहां पे भी जाकर के फॉलो कर सकते हैं मुझे। वहां से भी, टेलीग्राम से भी आपको डिफरेंट कंटेंट या डिफरेंट पीडीएफ्स आपको मिलते रहेंगे रेगुलर रूप से। तो एक बार सेशन को सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं दिसंबर 2023 के बिहार करंट अफेयर्स को लेकर के। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय भारत। दिसंबर